हाँ हाँ, तो कल हमने भाग 1 भाग 2 कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3। भाग 3 आपके सिलेबस में दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो 12 से 35 तक है ना। इसमें ये समझना है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका पर्टिकुलर अगर आर्टिकल्स उनके देखें तो वो आते हैं 14 से 32 तक, लेकिन इस भाग के जो आर्टिकल हैं वो 12 से 35 हैं। कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि मौलिक अधिकारों का मूलतः वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है, तो मूलतः जो वर्णन है वो 14 टू 32 तक, ये ध्यान रखना है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के पहले इतिहास की। मौलिक अधिकारों का उदय कहाँ से माना जाता है और भारत में कब ये स्टार्ट हुए, इसके लिए रिकमेंड किस कमेटी द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो उद्भव माना गया है वो ब्रिटेन से माना गया है। ब्रिटेन से ही मौलिक अधिकारों का उद्भव हुआ और ब्रिटेन से ही मानवाधिकारों का उद्भव हुआ। उसके लिए 1215 का जो मैग्ना कार्टा है, महाधिकार पत्र है, उसको इसके लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। 1215 में एक अधिकार पत्र पर वहां के नागरिकों ने ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वितीय को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था और इस अधिकार पत्र में वहां के नागरिकों को अत्यधिक सुविधाएं और स्वतंत्रताएं, अधिकार दिए गए थे, इसलिए उसको कह दिया जाता है महाधिकार पत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। इसका नाम है इंग्लिश में मैग्ना कार्टा। तो ये है इस तरीके से इसके उदय की बात मैंने बताई है। यहां से मैग्ना कार्टा वर्ड का प्रचलन हो जाता है। भारत में मैग्ना कार्टा का प्रचलन यहां से माना जाता है और इंडिया में कहीं पर भी किसी को जिसके जरिए अधिकार दिए गए उसको कह दिया जाता है ये उसका मैग्ना कार्टा है। जैसे वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच 1854 का है, लॉर्ड डलहौजी के समय में आया, वो शिक्षा संबंधित था, तो उसको कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1717 का फरमान है, वो फर्कुसियार ने कंपनी के लिए जारी किया था। उसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने के कुछ अधिकार मिले थे, तो उसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। फिर आगे यहीं पर पढ़ेंगे पॉलिटी के अंतर्गत 1882 का प्रस्ताव है जिसमें स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार दिए गए थे, स्वायत्तता दी गई थी। लॉर्ड रिपन उस समय वाइसरॉय थे, तो 1882 के प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये वर्ड कई बार मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। तो यहां से मैग्ना कार्टा से ही जो है वर्ल्ड में मौलिक अधिकारों का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में माना जाता है। ये बात है 1215 की। लेकिन अपने संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने वाला जो देश है वो है अमेरिका, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन के संविधान में इनका ऐसे क्लियर मेंशन नहीं है मौलिक अधिकारों का, जबकि अमेरिका ने मौलिक अधिकारों को सबसे पहले अपने संविधान में जगह दी थी। तो इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, उनको स्थान दिया गया। इसके लिए 2 कमेटीज बनी थी, एक समिति है और एक उप समिति। तो यहां से एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने पीछे भी बताया है कि मौलिक अधिकारों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो इन दोनों समितियों की सिफारिशों के आधार पर मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति गठित हुई, सरदार पटेल की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। तो इन दोनों की सिफारिशों के आधार पर मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। मैंने मेरे ख्याल से पहले भी एक संदर्भ बताया था, इसमें बताया था कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। उस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले कांग्रेस की ओर से जिक्र किया गया, डिस्कशन किया गया था, और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की बात हुई, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कहीं न कहीं इसका कनेक्शन कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन से माना जाता है, जिसमें अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस कमेटी के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहां पर कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई थी पहली बार कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर भी कांग्रेस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने के बारे में विचार करने की बात हुई थी, तो उसके लिए कमेटी बनी थी और उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन वहां से हम देखते हैं। इसके बाद आता है मूल जो संविधान है, वहां उसमें कितने मौलिक अधिकार थे। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, पिछले एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल जो संविधान था उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार सम्मिलित थे। तो 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे हमारे। बाद में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया और एक मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। एक मौलिक अधिकार हटाया गया तो संख्या बची है 6, है ना। 44 जो अमेंडमेंट है 1978 का, उसके तहत जो है एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया और उसको संविधान के एक अलग आर्टिकल में सम्मिलित कर दिया गया। मतलब संविधान में इसका भी उल्लेख है, 300A जो आर्टिकल एक अलग से जोड़ा गया था इसी अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत। तो उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, यानी संपत्ति को भाग 3 से हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकार वो नहीं रहा। उसका जिक्र 2 जगह आता है, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, 2 जगह संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था। तो यहां से उसको हटा दिया गया और उसको एक अलग अनुच्छेद में, जो नया अनुच्छेद था 300A, वहां पर इसको सम्मिलित कर दिया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अभी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कानूनी अधिकार अभी भी है। यानी किसी की संपत्ति अगर सरकार छीनती है तो गवर्नमेंट जो है उसको वो व्यक्ति जो है गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ सकता है, कोर्ट जा सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरह से 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी बीच में एक मौलिक अधिकार और ऐड हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, ये ध्यान रखने की बात। मतलब एक मौलिक अधिकार हटाया गया है, एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 ही है। शिक्षा का अधिकार जो नया जुड़ा हुआ है 86 अमेंडमेंट, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना है। RT राइट टू एजुकेशन, उसके लिए एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, है ना। 21A जो है उसके लिए अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया है, लेकिन संख्या 6 ही है, संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार मौलिक अधिकार बना है उसको अलग से पॉइंट नहीं दिया गया है, बल्कि स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसी में उसको इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, कभी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो किसके अंतर्गत आता है, या सेपरेट एक मौलिक अधिकार है, या किसी के अंतर्गत सम्मिलित है, या किसी के अंतर्गत सम्मिलित है तो किसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से आपको इसको समझ लेना है ना। तो टोटल 6 ही मौलिक अधिकार अभी हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं उसका डिटेल हम आगे करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल जो 13 है, जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, लेकिन आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा यहाँ पर क्यों दी गई, इसलिए दी गई क्योंकि भाग जो 3 है, अब भाग 4 भी आगे हम पढ़ेंगे, इन दोनों में राज्य वर्ड यूज किया गया कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो राज्य को पहले परिभाषित करना जरूरी है। तो यहां पर राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है
कि राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इनके अधीन आने वाले सरकारी अधिकरण, इन सभी को मिला करके एक ही वर्ड यूज हुआ है, वो है राज्य। यही परिभाषा आर्टिकल 36 में भी है। भाग 3 का पहला आर्टिकल है भाग 12, भाग 4 का पहला आर्टिकल है भाग 36। इन दोनों में राज्य की परिभाषा दी गई है और सेम परिभाषा है ना। राज्य से आशय केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इनकी संस्थाओं, इनके अधीन कार्य करने वाली सरकारी संस्थाओं से इसका मतलब लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है राज्य की परिभाषा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल। इसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों के अल्पीकरण की बात कही गई। इसमें जो हेडिंग है उसमें हेडिंग लिखी नहीं है, मैं हेडिंग बता रहा हूँ। आर्टिकल 13 की जो हेडिंग है उसमें लिखा है कि मौलिक अधिकारों से असंगत जो विधियां हैं उनका अल्पीकरण किया जाएगा, इसके संबंध में बात कही गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने के पहले से लागू है, आज भी लागू है, और वो मौलिक अधिकार के असंगत है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, तो उसका अल्पीकरण किया जाएगा, उसको शून्य घोषित किया जाएगा, यानी उसको समाप्त माना जाएगा। अगर मौलिक अधिकारों का कहीं न कहीं अतिक्रमण करती है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ना, तो ऐसी स्थिति में वो जो विधि है वो विधि अस्वीकार होगी, यानी उस विधि को शून्य घोषित किया जाएगा। फिर दूसरा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करे, है ना। संसद को इस तरह की विधि बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है जो मौलिक अधिकारों को कम करे या समाप्त करे। इसका मतलब आपको समझना है। अब आप कहें कि विधि तो संसद ने बनाई है, समाप्त भी किया गया है मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार नया भी जोड़ा गया है, तो फिर ये कैसे हुआ? ये संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि संसद सामान्य विधि के द्वारा या एक साधारण विधेयक पास करके मौलिक अधिकारों में कोई फेरबदल नहीं कर सकती है। इसके लिए संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी 368 के तहत ही जो है संशोधन करना पड़ेगा, तभी मौलिक अधिकारों में कोई फेरबदल हो सकता है। हमने भाग 1 और भाग 2 जो पढ़े हैं उसमें जो भी फेरबदल होना है वहां पर वो एक सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा होगा, एक साधारण विधेयक पास करके होगा। लेकिन भाग 3, भाग 4, भाग 4A इनमें किसी प्रकार का अगर फेरबदल संसद को करना है तो संसद साधारण विधेयक पास करके या सामान्य विधायी प्रक्रिया अपना करके ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए संसद को अनुच्छेद 300 जो 68 है जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया बताई गई है उसको फॉलो करके, उसको अपना करके संसद मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्यों में कोई भी फेरबदल कर सकती है, जैसा किया भी गया है ना। आर्टिकल जो 19(1)(f), आर्टिकल 31 इनको समाप्त करने के लिए, यानी संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने के लिए 44 अमेंडमेंट 1978 लाया गया, उसके तहत उसको हटाया गया है। और शिक्षा का अधिकार जोड़ने के लिए, मौलिक अधिकार का दर्जा उसको देने के लिए 86 अमेंडमेंट लाया गया है 2002 का। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हटाने के लिए, मौलिक अधिकार को हटाने के लिए भी अमेंडमेंट किया गया और एक मौलिक अधिकार जोड़ने के लिए भी अमेंडमेंट किया गया, दोनों में अमेंडमेंट हुआ। तो ये है इस तरीके से 13 के बारे में। यहीं से न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट को मिलता है ना। कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा का जो उनको अधिकार है वो यहीं से उनको प्राप्त होता है। न्यायिक समीक्षा के बारे में, जुडिशियल रिव्यू जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका हमारे संविधान में क्लियर मेंशन नहीं है, क्लियर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहीं से जो है ये कहीं ना कहीं अधिकार मिला है। इसके अलावा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 उसमें, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि मौलिक अधिकारों में जो अमेंडमेंट संसद करेगी उसके लिए बहुमत क्या लगेगा। तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी नहीं है। संविधान संशोधन करना है तो कम से कम संसद का विशेष बहुमत चाहिए है। साधारण बहुमत से कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, संविधान संशोधन नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा है। विशेष बहुमत चाहिए रहता है।
कुछ में संसद का विशेष बहुमत चाहिए, कुछ में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। तो मौलिक अधिकारों में अगर कुछ भी फेरबदल करना है, मौलिक अधिकारों में कोई नया पॉइंट जोड़ना है, हटाना है, चेंज करना है, तो उसके लिए जो भी अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा उस बिल को संसद के विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कुल का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, ये होता है विशेष बहुमत। इसमें कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन यहाँ पर जरूरी नहीं है। अब हम अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे भाग 20 आर्टिकल 368, तो उसमें और डिटेल हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से आर्टिकल 13। यहाँ पर संपत्ति का जो मौलिक अधिकार हटाया गया है उसका एक बार रीजन भी पूछा गया था, एक बार मेंस में पूछा गया था कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने का मुख्य कारण क्या है। मेंस के 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये बताना होता है कि जो देश में विद्यमान विषमता है, असमानता है, उसको समाप्त करके एक समता मूलक समाज या वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, ये जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने का प्रमुख कारण है जो मेंस में पूछा गया। देश में विद्यमान आर्थिक विषमता या असमानता को समाप्त करके देश में एक वर्ग विहीन समाज या समता मूलक समाज की स्थापना करना जो है इसका पर्पज है, मुख्य पर्पज, मुख्य मेन पर्पज। ठीक है, इसी के तहत जो है प्रीव्यू पर्स भी समाप्त किए गए। ये भी उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, प्रीव्यू पर्स। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है बिफोर लास्ट ईयर। भारत में प्रीव्यू पर्स को कब समाप्त किया गया? 1971 में समाप्त किया गया है। इसके लिए 26 अमेंडमेंट लाया गया था 1971, इसके तहत को समाप्त किया। प्रीव्यू पर्स 1950 से स्टार्ट हुए थे, जब रियासतों का विलय किया गया था तो रियासतों के प्रमुखों को सरकार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता देना प्रारंभ की गई थी, तो इसको जो है बाद में समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में समाप्त किया था और इसी के तहत आगे 1978 में 44 अमेंडमेंट जो लाया गया उसके तहत संपत्ति का अधिकार घटा गया। तो प्रीव्यू पर्स को समाप्त करना, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाना, दोनों के पीछे पर्पज है आर्थिक विषमता को समाप्त करना। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से इनको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, ये है मौलिक अधिकारों का वर्णन मूल रूप से 14 से 32 के बीच में किया गया है, जैसे मैंने अभी बताया है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अब किसी एक मौलिक अधिकार के आर्टिकल पूछ लिए गए। पहले तो बहुत जनरल क्वेश्चन आता था कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो एक संपत्ति का अधिकार लिख दिया जाता था, तो नहीं होता था। किसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, कौन सा अमेंडमेंट है, कब हटाया गया, कौन सी सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने 78 में इसको हटाया है ना, 44 अमेंडमेंट। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, इनके 6 के नाम याद रखना है, फिर इनका डिटेल। समता का अधिकार पहला है 14 से 18, इसमें आर्टिकल है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इसमें आर्टिकल्स हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसमें आर्टिकल्स हैं। शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल है 29, 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके लिए एक ही आर्टिकल है 32, बीच में 31 जो आर्टिकल है वो खत्म कर दिया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है और इनके आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखना है ना। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे, देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सभी के लिए है नॉर्मल, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल यहाँ के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो नागरिक नहीं है, उनको वो मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। बाकी मौलिक अधिकार सभी को हैं। ये मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार केवल और केवल यहाँ के नागरिकों को हैं। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी है, यानी व्यक्तियों को भी है। तो इसमें आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यहाँ पे लिखा है नागरिक, बाकी में लिखा हुआ व्यक्ति। सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा, तो वहां पर व्यक्ति वर्ड यूज हुआ है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर वर्ड लिखा है नागरिक, तो उससे आपको समझ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब स्टार्ट करते हैं 6 मौलिक अधिकार, उनका डिस्क्रिप्शन। तो पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 तक इसमें आर्टिकल है। तो इसमें पहला जो आर्टिकल है वो 14 है, इसमें 2 बातें कही गई। लिखा है सभी को विधि के समक्ष समानता
तथा विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये बात, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग देशों से हमने लिया हुआ है। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है विधि का शासन, ये ब्रिटेन में जो व्यवस्था चल रही है वही हमें हमारे यहाँ पर विधि के समक्ष समानता है। ब्रिटेन में जिसको हम विधि का शासन बोलते हैं वही भारत में विधि के समक्ष समानता कही जाती है। ब्रिटेन में विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ को डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा से लेकर के रंक यानी भिखारी तक सभी विधि के समक्ष बराबर हैं, यानी सभी के लिए एक जैसी विधि बनाई जाएगी, उस विधि को सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा और सभी के लिए एक जैसी न्यायिक व्यवस्था होगी। इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन। मतलब एक जैसी विधि होगी और उस विधि को सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा और एक जैसी न्यायिक व्यवस्था होगी। यह है विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन, जो ब्रिटेन से हमने लिखी है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसके अपवाद ये हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके अपवाद है ना, इसके अपवाद है राष्ट्रपति राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है ये इनको कुछ छूट दी गई, उन्मुक्ति दी गई, इसको बोलते हैं उन्मुक्ति, छूट, प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को पद पर रहते हुए फौजदारी मामलों में कोई केस दायर नहीं कर सकते हैं। दीवानी मामलों में 2 माह पहले सूचना देकर उन पर केस दायर हो सकता है पद पर रहते हुए। फौजदारी मामले यानी क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं, मर्डर के मामले होते हैं, तो इन मामलों में राष्ट्रपति राज्यपाल पर कोई मुकदमा पद पर रहते हुए दायर नहीं होगा। दीवानी जो मामले होते हैं, सिविल केसेस जो होते हैं, यानी पैसे रुपए के जो मामले होते हैं, राजस्व संबंधी मामले होते हैं, जमीन विवाद संबंधी मामले होते हैं, उत्तराधिकार संबंधी मामले होते हैं, तो इनको कहते हैं दीवानी या सिविल मामले, सिविल केसेस। तो अगर कोई सिविल मामला है, दीवानी मामला है, तो उसके संबंध में उन पर मुकदमा दायर हो सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल पर पद पर रहते हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 महीने पहले सूचना देना पड़ेगी, तो दायर हो सकता है। तो ये अपवाद हैं, यानी यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर विधि के समक्ष समानता नहीं है, यानी उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, संविधान में ही इसकी व्यवस्था की गई। इसके लिए आर्टिकल 361 है, 361 जो आर्टिकल है, वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ विशेष छूट दी गई, विशेष अनुमति दी गई है ना, जो मैंने बताई। तो ये कहीं ना कहीं अपवाद है, क्योंकि वहां पर विधि के समक्ष समानता फेल हो जाती है ना। ये एक्चुअली व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन से ली हुई है, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा होता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा कभी गलती नहीं करता है। पहले जहां था, हालांकि अब चेंज हो गया है, पहले ऐसा माना जाता है कि राजा कभी गलती नहीं करता है, यानी राजा जब गलती करता ही नहीं है तो उस पर केस कैसे दायर होगा। कुछ भी करे राजा, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, उस पर केस दायर नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में क्राउन कार्रवाई अधिनियम 1947 वहां पर पास हुआ है, जिसके तहत ये मान लिया गया है कि अब राजा पर भी केस दायर हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल पर केस दायर हो सकता है। लेकिन पहले वहां पर बिल्कुल भी राजा के खिलाफ केस दायर नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा कभी गलती नहीं करता है। तो जो अधिनियम आया, क्राउन कार्रवाई अधिनियम 1947, उसमें मान लिया गया कि राजा अब गलती करने लगा है, यानी उस पर केस विशेष परिस्थिति में दायर हो सकता है। तो ये जो व्यवस्था है, जो अनुमति यहाँ पर दी गई राष्ट्रपति राज्यपाल को, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सम्राट से प्रेरित है। ठीक है, तो ये हो गई विधि की समक्ष समानता की बात। विधि का समान संरक्षण, ये हमने यूएसए से लिया हुआ है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि सभी को विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सभी को एक जैसी समानता है तो आप फिर कुछ भी डिमांड करने लगे, है ना। जैसे आप कहें कि भाई किसी व्यक्ति को कोई संरक्षण दिया गया है, Z+ सुरक्षा किसी व्यक्ति को दी गई है ना, तो हमें भी वो सुरक्षा दी जानी चाहिए। किसी मंत्री को Z+ सुरक्षा दी गई है, किसी
अन्य व्यक्ति को Z+ सुरक्षा दी गई है, Y सुरक्षा दी गई है, तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे भी Y सुरक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कंगना रनौत, बाबा रामदेव, इनको जो है Y सुरक्षा दी गई है, तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि भाई उनको Y सुरक्षा दी गई तो हमें भी Y सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि विधि का समान संरक्षण इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें ये कंडीशन लाद दी गई है, बता दी गई कि समान परिस्थितियों में सभी को विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा, यानी कंडीशन अप्लाई होती है। यानी आपकी अगर परिस्थितियां, आपके सर्कमस्टेंसेस वैसे हैं जैसे अन्य लोगों के हैं जिनको वो सुरक्षा मिली हुई है, तो आपको भी वो सुरक्षा दी जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों सुरक्षा मिले? भाई उनको जान का खतरा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको सुरक्षा देती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो गवर्नमेंट आपको भी सुरक्षा देगी। तो ये है समान परिस्थितियों में विधि का समान संरक्षण सभी को दिया जाएगा। ये है यूएसए की धारणा जो हमने वहां से लेकर के आर्टिकल 14 में सम्मिलित किया है। तो आर्टिकल 14 में दोनों चीजें कही गई हैं, इसका जिक्र हमने पीछे भी किया हुआ है। फिर आर्टिकल 15 में बहुत सारे क्लॉज हैं। पहला क्लॉज इसमें कहा गया है कि देश के जो नागरिक है, देखिए यहाँ पर नागरिक वर्ड यूज किया गया, मैंने आप लोगों को बताया था 15, 16, 19, 29, 30, इनमें देश के नागरिकों की वर्ड यूज किया गया है। इसमें लिखा है कि देश के नागरिकों के साथ 5 चीजें हैं, ध्यान रखना है 5: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। यहां पर कुछ वर्ड चेंज करके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो जन्म स्थान जैसे लिखा है तो उसमें लिख देगा निवास स्थान लिख सकता है, तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है ना। यानी यहां पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए जन्म किसी का यूपी में हुआ और वो रह रहा है एमपी में, तो उन दोनों के, एक व्यक्ति एमपी में जन्मा है, यहां रह रहा है, एक व्यक्ति यूपी में जन्मा है, एमपी में रह रहा है, तो उनके साथ भेदभाव गवर्नमेंट कर सकती है, उस पर रोक नहीं है, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपको ये वर्ड ध्यान रखना है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। मूल वंश जो वर्ड यूज हुआ है इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस, और रेस की जो हिंदी है, सिंपल हिंदी है, वो है प्रजाति। तो प्रजाति ज्यादा समझ में आता है, मूल वंश जो वर्ड है ये टफ वर्ड है। तो प्रजाति का मतलब होता है शारीरिक संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। जब समूहों का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर होता है तो ऐसे समूहों को कहते हैं प्रजाति, रेस। जैसे बॉडी का रंग है, बाल है ना, नाक है, ओंठ है, गाल है ना, इनकी जो बनावट है, शरीर की जो बनावट है, उसके आधार पर जब जो समूह है उनको क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, तो इस तरह के जो समूह होते हैं उनको बोलते हैं प्रजाति। जैसे निग्रेटो है, निग्रेटो जो है अफ्रीकन प्रजाति है, गहरे काले होते हैं, ये बहुत काले होते हैं, है ना। वेस्ट इंडीज के प्लेयर आपने देखे होंगे ना, उनका कलर गहरा काला होता है। अगर आप किसी अंधेरे में किसी को वहां पर खड़ा कर दें तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो इतने काले होते हैं। और जैसे प्रोटोस्लाइड जो है, सेकंड प्रजाति प्रोटोस्लाइड होती है। प्रोटोस्लाइड जो है उनका कलर गेहुआ होता है। मंगोलाइट, उनका कलर जो है पीला कलर होता है। निग्रेटो जो प्रजाति के लोग हैं हमारे यहाँ अंडमान निकोबार देशों में पाए जाते हैं, कुछ साउथ में पाए जाते हैं। प्रोटोस्लाइड प्रजाति के जो लोग हैं हमारे यहाँ मध्य भारत में पाए जाते हैं। मंगोलाइट प्रजाति के लोग जो है पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन बन जाता है
तो यहाँ पर मेन बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो 5 आधार है, इनके आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। फिर इसमें लिखा हुआ है, इसके आधार पर किसी नागरिक को किसी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। कोई रेस्टोरेंट है, कोई मनोरंजन का स्थान है, कोई तालाब है, कुआं है ना, वहां से उसको पानी लेने से मना नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 15 का दूसरा पॉइंट। इसमें लिखा नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो 5 आधार है, इन 5 आधारों के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी नागरिक को किसी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक स्थल, उसमें रेस्टोरेंट हो सकता है, मनोरंजन का स्थान हो सकता है, होटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और किसी जलाशय से पानी लेने से उसको रोका नहीं जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 का दूसरा पॉइंट है जो इसमें नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 15 का तीसरा पॉइंट, इसमें बच्चों तथा महिलाओं के संरक्षण के लिए विशेष उपबंध की बात कही गई है। सरकार, राज्य बच्चों तथा महिलाओं के संरक्षण के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। इसी के तहत जो है बच्चों तथा महिलाओं के लिए अलग से आयोग गठित किए गए हैं, अलग से संस्थाएं गठित की गई हैं, इनके लिए अलग से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इनके लिए विभाग बना हुआ है, महिला बाल विकास मंत्रालय विभाग केंद्र राज्य में। और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है सिविल सर्विसेज में दिया जाता है, और पंचायत नगरीय निकाय में इनको आरक्षण दिया गया है। तो ये जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, वो आर्टिकल 15 के तीसरे क्लॉज में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी है। 15 का 4 जो पॉइंट है, इसमें सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं, SC ST हैं, उनके लिए विशेष उपबंध करने की बात कही गई। देखिए SC ST जो वर्ड है यहाँ पर यूज किया गया है। आगे भी इनके लिए प्रावधान है इसी भाग में, इसी आर्टिकल के क्लॉज में, लेकिन वहां पर SC ST वर्ड यूज नहीं किया गया। आप देखेंगे जैसे ये है 15 का 5 यहाँ पर लिखा हालांकि, लेकिन मूल संविधान में देखेंगे तो 15(5) में केवल लिखा है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए उनमें स्थान आरक्षित रखने की बात कही गई। ये इसमें लिखा नहीं है, मैंने इसमें लिखा है नोट्स में। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल लिखा है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखने की बात यहाँ पर कही गई। इसी तरीके से 16 जो 6 है, 16(4) है ना, 16(4) है, यहां पर भी 16(4) यहां पर भी SC ST वर्ड यूज नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात जो कही गई है इन वर्गों को, लेकिन SC ST वर्ड यहाँ पर भी यूज नहीं हुआ है। SC ST वर्ड जो है 15(4) में यूज हुआ है, ये ध्यान रखने की बात है ना। दोनों चीजें कही गई हैं 15(4) में, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों अथवा SC ST के लिए विशेष उपबंध करने की बात यहाँ पर कही गई है। ये विशेष उपबंध क्या हो सकते हैं? ये विशेष उपबंध जो हो सकते हैं उसमें फीस में छूट, उम्र में छूट, डिग्री में जो परसेंटेज होती है उस परसेंटेज में छूट दी जाती है, कम परसेंटेज में जो एडमिशन इन कैटेगरी के हो जाते हैं, कम फीस में जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उम्र में छूट दी जाती है। जैसे PSC में आप देखेंगे, MPPSC में देखेंगे तो जनरल के लिए 40 साल की एज है और कैटेगरी में 45 साल की एज है। ऐसे ही अभी जो फॉर्म फिल किए गए हैं तो उसमें SC ST के लिए फीस कम लगी है MPPSC में, और जनरल वालों की ज्यादा फीस लगी है। तो इस तरीके से ये छूट दी जाती है, ये 15(4) के तहत है। इसके अलावा जैसे कहीं एडमिशन लेना है तो उसमें जनरल वालों को ज्यादा परसेंटेज चाहिए एडमिशन के लिए और कैटेगरी में कम चाहिए। जैसे नेट का एग्जाम देना है तो उसमें भी यही होता है। इस जनरल के लिए PG में जो सब्जेक्ट उनका PG का है उसमें परसेंटेज 55 कम से कम होना चाहिए, तब वो नेट दे सकता है। लेकिन कैटेगरी में 50% जिनका है PG में वो भी नेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये छूट 15(4) के तहत दी गई है। जो 15(5) है इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित रखने की बात की गई है। ये संस्थान निजी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, और ये किन वर्गों के लिए है? यहाँ पर लिखा है सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, है ना, उनको स्थान आरक्षित रखने की बात की। तो ये जो परसेंटेज होता है वो न्यूनतम 25% होता है टोटल जो
वहां पर सीट है, टोटल जो संख्या है उसका 25% जो है स्थान इन वर्गों के लिए रखना होता है। इन वर्गों को निःशुल्क वहां पर पढ़ाया जाता है और उसके लिए अगर प्राइवेट संस्थान है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उनको फंड देती है। जो जितने बच्चे वहां पर एडमिशन हुए हैं SC ST OBC के, तो उनसे फीस वो संस्थान नहीं लेगा प्राइवेट संस्थान में अगर हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है प्राइवेट संस्थान को उतनी फीस देगी जो उन बच्चों की होती है। और ये जो प्रावधान है 15/5 का वो 93 अमेंडमेंट 2005 के तहत इसको जोड़ा गया है। 15/4 का जो प्रावधान है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है ना। तो ये अमेंडमेंट भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और अमेंडमेंट हुआ 103। ये देखो 93 है और ये 103 है, ऐसे उसको याद रख सकते हैं, 93 और 103। और ये 2009 का है, नया अमेंडमेंट है। और इसमें EWS संबंधी कुछ विशेष प्रावधान की बात कही गई। EWS रिलेटेड कुछ विशेष प्रावधान इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत किए गए हैं, जो है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें कुछ अलग से क्लॉज संविधान में जोड़े गए हैं, कुछ अलग आर्टिकल जोड़े गए हैं। उसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए, 15(6)A, 15(6)B और 16(6). 3 आर्टिकल ऐसे जोड़े गए हैं जिनमें EWS रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो 15(6) जो A है ये 15(4) से संबंधित है, ऐसा हम कह सकते हैं। 15(4) में सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके लिए विशेष उपबंध करने की बात कहेगी 15(4) में। वही उपबंध यहाँ पर EWS के लिए करने का प्रावधान किया गया है, यानी EWS के लिए विशेष उपबंध करने की बात 15(6)A में की गई है। तो वही जो मैंने बताया, फीस में छूट है, उम्र में छूट है, परसेंटेज में छूट है ये। इसी तरीके से 15(6)B जो है 15(5) से रिलेटेड है। 15(5) में जो प्रावधान सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किया गया है वही 15(6)B में EWS के लिए किया गया है। यानी EWS को जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें कुछ स्थान आरक्षित रखने की बात कही गई है 15(6)B। 16 आर्टिकल में क्लॉज जुड़ा हुआ है और इसमें 16(4) है जिसमें सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई। वही आरक्षण EWS के लिए यहाँ पर 16(6) में किया गया है, यानी 16(4) से रिलेटेड आर्टिकल 16(6). ठीक है, 16(6) में क्या है, EWS को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई जो 10% दिया गया है। इसको लेकर के अभी कोर्ट में केस भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन सुनाया है, इसको स्वीकार कर लिया है ना। तो ये है इस तरीके से 103 अमेंडमेंट 2009 जिसके तहत EWS के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसमें 3 प्रावधान अलग से जोड़े गए हैं, 16(6)A, 16(6)B, 15(6)A, 15(6)B और 16(6). तो ये है इस तरीके से EWS रिलेटेड प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि नया अभी ये अमेंडमेंट है इसलिए इसको पूछ सकता है। 16 जो आर्टिकल है इसमें सबसे पहला जो क्लॉजेस में लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा यहाँ पर। फिर इसी के चौथे क्लॉज में लिख दिया गया है सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो नागरिक हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही। पहले लिखा है कि सभी को समान अवसर मिलेगा और यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखेंगे तो कंट्राडिक्ट हो रही हैं, विरोधाभासी बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी को समान अवसर तो दे दिया गया है, लेकिन क्या वो समान अवसर प्राप्त करने में सक्षम है? अगर जो समान अवसर प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो उनको पहले सक्षम बनाना पड़ेगा, तभी तो उस अवसर का लाभ ले पाएंगे। तो ये जो आरक्षण है ये पिछड़े वर्गों को सक्षम बनाने के लिए दिया गया है
ताकि जो 16(1) में जो प्रावधान किया गया है कि सभी को समान अवसर मिलेगा, उस अवसर का वो लाभ ले पाए, है ना। राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसको जोड़ा, ये सब प्रावधान किया गया है। बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, तो उनको जोड़ करके और उनको इतना सक्षम बनाया जाएगा जिससे जो समान अवसर जो प्रदान किया गया है उसका वो फायदा उठा सके। तो ये है आर्टिकल 16 के बारे में। 16 में एक विवादित प्रावधान है 16(4)(a), जिसमें SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की बात कही गई है। ये 77 अमेंडमेंट 1995 के तहत जोड़ा गया है, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं है। इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, तो इस पर बहुत ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये प्रावधान जो है अभी दिया नहीं गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत को समाप्त करने की बात कही गई है। छुआछूत के लिए जो वर्ड यूज किया गया संविधान में अस्पृश्यता वर्ड यूज किया गया है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं छुआछूत, इंग्लिश में कहते हैं अनटचएबिलिटी। तो छुआछूत को समाप्त किया जाएगा और इस तरह का जो व्यवहार है उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा और इस तरह का जो व्यवहार है उसको दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए एक अधिनियम पास किया गया था, अस्पृश्यता अपराध नियम 1955। बाद में 1976 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, 2020 के पहले प्री मेंस के सिलेबस में था ये एक्ट, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया। एक्ट आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 17 से संबंधित कौन सा अधिनियम है, तो उसके बारे में आपको बता देना। या अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम पास किया है संसद ने, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। आर्टिकल 17 से रिलेटेड कौन सा अधिनियम है, तो यही है। आर्टिकल 17 को पूछा गया है, पिछली बार ये बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया इस क्वेश्चन, और इसके पहले भी आया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 17 हो गया, इसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है और उसके इस तरह का कोई आचरण करता है, इस तरह कोई व्यवहार करता है या उसको प्रोत्साहित करता है तो उसको दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा, यानी इस तरह का अपराध होगा जिस पर दंड दिया जाएगा। इसके बाद 18 आर्टिकल उपाधियों के अंत की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर उपाधि से मतलब है ऐसा सम्मान जिसको कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा सकता है ना। उपाधि का मतलब है एक सम्मान जिसको एक व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा सकता है, तो उसको कहते हैं उपाधि। जैसे डॉक्टर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, कैप्टन है, एडमिरल है, एयर चीफ मार्शल है, जनरल है, ये सब जो है उपाधियां कही जाती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सरकार सेना तथा शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी, यानी सेना तथा शिक्षा में उपाधि प्रदान करेगी, जो कर रही है उसमें ये आती है डॉक्टर, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये उसी के अंतर्गत आती है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर और सेना के क्षेत्र में कैप्टन, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, एडमिरल, ये सब सैनिक क्षेत्र में। तो ये उपाधि तो दे सकती है, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई उपाधि सरकार नहीं दे सकती है। यहाँ कोई नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है, लाभ के पद पर है यहाँ पर इंडिया में, वो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। तो ये इसमें प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ ये सरकार के विरुद्ध है। निजी संस्थाओं को इस तरह की उपाधि देने से छूट दी गई है। इस तरह की उपाधियां निजी कंपनियां दे सकती है, सरकार नहीं दे सकती है, सेना तथा शिक्षा के अतिरिक्त। इसको लेकर के, इस अनुच्छेद को लेकर के थोड़ा सा विवाद भी हुआ है पहले। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये उपाधियां जो है इन उपाधियों को, इन सम्मान को जो है रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 1977 की बात है। क्यों रोका गया था? क्योंकि लोग इसका यूज करते थे, इनको अपने नाम के आगे लगा करके यूज करते थे, उसका फायदा उठाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको
बैन कर दिया था 1977 में, 1977 में। 1980 में जो है इसको वापस से प्रारंभ कर दिया गया। इस स्तर पर प्रारंभ किया गया कि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे इनको नहीं लगाए। जैसे पद्मश्री, कोई नाम आगे लिखता है, पद्म भूषण किसी नाम उसके आगे नाम लिखता है, तो इस तरीके से जो है कोई व्यक्ति इनका यूज नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह यूज करता है तो उससे वो अधिकार, वो जो सम्मान है वो छीन लिया जाएगा, है ना। तो ये उपाधियां नहीं है, ये जो सम्मान है ये उपाधियां नहीं है, ये जो है व्यक्ति नाम के आगे उनको नहीं लगा सकता है। इस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इनको स्टार्ट कर दिया था और अभी भी दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है। पहला मौलिक अधिकार जिसका नाम है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक इसमें प्रावधान है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक इसमें आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखिए स्टार्टिंग में जो 2 आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़े भी हैं। आर्टिकल 32 जो है लास्ट आर्टिकल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। पहला जिसका आर्टिकल 19 है, इसमें देश के नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल संविधान में दी गई थी। बाद में जैसा मैंने भी बताया 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है ना। देखो 7 मौलिक अधिकार थे और 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो इसमें संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता भी हटा दी गई। तो अभी 6 मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं हैं। ऐसे इसको आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्ययन की स्वतंत्रता को समाप्त किया गया है। 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्ययन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 19(1)(f) में था। अर्जन मतलब कमाना, धारण मतलब रखना, व्ययन मतलब खर्च करना, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो प्रावधान है आर्टिकल 300A में अलग से इसको जोड़ा गया है, यानी ये कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ के नागरिकों को दी गई हैं। उसमें पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक यानी बोलना, एक्सप्रेशन मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी व्यक्ति को बोलने, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान में क्लियर नहीं किया गया, मेंशन नहीं है, लेकिन इसको इसके अंतर्गत मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की, यदि कई बार सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मान लिया कि प्रेस की स्वतंत्रता को उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड माना जाएगा। इसी के तहत सूचना का अधिकार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सूचना का अधिकार हमारे यहाँ संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, विधिक अधिकार है, लेकिन इसको इससे जोड़ा गया है, कनेक्ट माना जाता है। कभी आपको पूछा जाए कि सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। इसके बाद शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसके लिए जो वर्ड लिखा है निरायुध सम्मेलन, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसी को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं शस्त्र रहित सम्मेलन स्वतंत्रता, यानी बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की आजादी है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी संगठन संघ बनाया सकता है, चाहे सरकारी हो, चाहे सहकारी हो, चाहे आर्थिक हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, इस तरह के संगठन बनाए जा सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसी के तहत सहकारी समितियां बनाने की आजादी भी दी गई है यहीं पर, इसका आर्टिकल जोड़ा गया है, इसी से रिलेटेड है ना। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर सकते हैं, अनुमति लेना पड़ती है। ऐसे निर्बाध या आबाद भ्रमण नहीं कर सकते, अनुमति से भ्रमण कर सकते विशेष परिस्थिति। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, इसके भी अपवाद अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, दोनों पॉइंट के अपवाद है अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे जा नहीं सकता है, घूम फिर नहीं सकता है, निवास नहीं कर सकता है ना, अनुमति से सब हो सकता है। इसके बाद आता है कोई व्यक्ति, बीच में एफ वाला जो पॉइंट है वो हटा दिया गया है। इसके बाद आता है जी, कोई व्यक्ति आजीविका, व्यापार तथा
कारोबार करने की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आजीविका तथा व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी छोटा धंधा स्टार्ट कर सकता है, बड़ा बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। इसकी आजादी उनको दी गई है। लेकिन आर्टिकल 19 का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा तीसरा दोनों में चीजें कही गई हैं। इसमें कहा गया देश की एकता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन स्वतंत्रताओं में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। रैशनल रेस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंधन वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि युक्ति युक्त निर्बंधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूज किया गया, किस संदर्भ में यूज किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री में, मेंस में। तो युक्त युक्त निर्बंधन का मतलब होता है उचित तरीके से उनको सीमित कर देना, प्रतिबंध लगा देना, है ना। रैशनल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है उचित तरीके से उनको सीमित करना या प्रतिबंधित कर देना, इसको कहते हैं युक्त युक्त निर्बंधन। तो ये कब ऐसा हो सकता है? जब ऐसा सरकार को लगता है कि इन स्वतंत्रताओं के जरिए देश की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है ना, देश की प्रतिरक्षा खतरे में पड़ सकती है, सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, तो ऐसी स्थिति में इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इनको सीमित किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं हमें बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी है, लेकिन आपको कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। आप कहें कि भाई हमें बोलने की आजादी, हम तो गाली देंगे किसी, क्योंकि हमें दी गई है वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। आप कहें कि भाई हम तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहेंगे क्योंकि आजादी है, तो इस तरह की आजादी नहीं है। इस तरह की आजादी को जो है सीमित किया जा सकता है। कोई कहे भाई हम तो सम्मेलन करेंगे, शस्त्रों के साथ सम्मेलन करेंगे, है ना, तो सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के सम्मेलन, भले ही वो शस्त्र के बिना सम्मेलन हो, अगर किसी के सम्मेलन करने से सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो सरकार उस सम्मेलन को बैन कर सकती है। संगठन बनाने की आजादी है। आप कहें हम तो आतंकवादी संगठन बनाएंगे, तो आतंकवादी संगठन बनाने की आजादी नहीं। ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो देश के खिलाफ हो, जिससे देश की एकता, अखंडता, प्रतिरक्षा, लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो उसको सरकार बैन कर सकती है। जैसे बहुत सारे संगठन बैन है ना। तो इसके बाद किसी को घूमने फिरने से कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको बैन किया जाएगा। किसी के कहीं पर निवास करने से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वहां से निवास से बैन किया जाएगा। फिर आता है कोई व्यापार, कारोबार, आजीविका वृद्धि करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें व्यापार जो कारोबार है वो 1 नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। यानी व्यापार कर सकते हैं लेकिन दुर्व्यापार नहीं कर सकते। आगे जो है मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाने की बात कही गई, आर्टिकल 23 भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो व्यापार कैसा होना चाहिए? 1 नंबर का, ना कि 2 नंबर। यानी व्यापार होना चाहिए, ना कि दुर्व्यापार होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये पहला जो आर्टिकल है 19 स्वतंत्रता के अधिकार का, वो पूरा हो जाता है। आगे हम कल आर्टिकल 20 पे आगे बात करेंगे। आज इतना ही। गुड लक। जय हिंद।